यानी हर्षवर्धन। भारतीय इतिहास का एक ऐसा पात्र जिस बंदे ने पूरे भारत को अपने एकता के सूत्र में डाल रखा था। गुप्तों का पतन हो गया था। कल आपको बताया था कि गुप्तों का जो अंत है वो 550 में हो गया था, और लगभग 550 में गुप्तों का अंत होने के बाद में भारत में एक अलग अलग जगह अलग अलग छोटे छोटे राजा थे या जातियां थी, उन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, और उसमें पंजाब में हूण आ गए थे, और ये गुप्तों का जो साम्राज्य था एक छोटा सा था। उसी बीच भारत में एक थानेश्वर नाम की जगह है, थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में। यहाँ पर पुष्यभूति नाम का एक वंश था, पुष्यभूति। अब पुष्यभूति नाम का एक राजा ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की, और यही वंश आगे चलकर वर्धन वंश कहलाया था। अब इस वंश के अंदर 3-4 राजा हुए, जिसमें एक राजा का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन है, इसके 2 बेटे थे। एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, एक का राज्यवर्धन और दूसरे का हर्षवर्धन, और इसी के एक पुत्री थी, उसका नाम था राजश्री। ठीक है, राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद में थानेश्वर का राजा बनता है ये बन गए थे थानेश्वर के राजा, और राज्यश्री का ससुराल बनाया था कन्नौज। राज्यश्री की शादी कर दी थी कन्नौज में। अब राज्यश्री के पति का नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन कौन? राज्यश्री का पति, और यह कन्नौज का राजा था। ठीक है, थोड़े दिनों बाद में मालवा है, यहाँ के का राजा था देवगुप्त। इस देवगुप्त ने एक ही चीज सोची कि मैं जैसे तैसे कन्नौज को हत्या लूं, और इस देवगुप्त ने क्या कर दिया, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन की हत्या करके कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिर क्या होता है कि इस साइड से इसी देवगुप्त ने राज्यवर्धन का ही सेनापति था शशांक। इस शशांक की सहायता से, ये देखो शशांक है, इसको अपनी तरफ मिलाकर के राज्यवर्धन की हत्या करवा दी दोनों तरफ से। अब जैसे ग्रहवर्मन मरता है, राज्यश्री विधवा हो गई, और कन्नौज की जिम्मेवारी आ गई राज्यश्री पर। इस राज्यश्री ने अपने छोटे वाले भाई हर्षवर्धन को कन्नौज आने के लिए कह दिया, और कन्नौज ये यहाँ से हर्षवर्धन कन्नौज चले जाते हैं, हर्षवर्धन, और ये 606 के अंदर वहाँ के राजा बन जाते हैं हर्षवर्धन। अब जो हर्षवर्धन का टोटल टाइम आएगा 606 से 647 तक का टाइम आएगा। ठीक है, अब कन्नौज है, ये कोई छोटी बात नहीं है, यह भारत की उस समय की सांस्कृतिक राजधानी रही है, सांस्कृतिक केंद्र रहा है, और संस्कृति के साथ में राजनीतिक केंद्र भी रहा है। तो भारत का जो ये 6ठी शताब्दी आ रही है, इस समय भारत का सांस्कृतिक केंद्र और राजनीतिक केंद्र कौन था? कन्नौज। देखो इसके समय में बहुत सारी बातें हैं जो भाई अपने हर्ष के समय की बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें जानकारी आज भी मिलती है। किन किन स्रोतों से? तो देखो हर्ष के समय में एक तो हर्ष के खुद का दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने एक तो लिखा था हर्ष चरित्र। देखो हर्ष चरित्र है वो जीवनी है हर्षवर्धन की।
जीवनी। जीवनी कहते हैं जो दूसरे के जीवन वर्त का वृत्तांत है। दूसरा इन्होंने लिखा था कादम्बरी। दूसरी कौन सी किताब? कादम्बरी। कादम्बरी के अंदर तात्कालिक समय की एक तो राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक, और उस समय की धार्मिक स्थिति थी भारत की वो, प्लस उस समय की सामाजिक स्थिति थी। इन तीनों के त्रिवेणी के दर्शन हैं वो हमें की कादम्बरी पुस्तक में मिलते हैं। इसके साथ साथ में बाण भट्ट के साथ में खुद जो हर्ष चरित्र था, हर्ष जो वर्णन था, इसने 3 नाटक लिखे। 3 नाटक किसने? हर्ष ने। एक तो था नागानंद, नागानंद लिख दिया। दूसरा था रत्नावली, ये लो रत्नावली में तय आधा कर देना। और तीसरा था प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। अब इसके साथ में इन तीनों नाटकों से यह आज वर्तमान में भी उपलब्ध है, और इनको पढ़ते हैं ना तो हमें उस समय की यानी 606 से 647 के बीच में जो भारत की स्थिति थी उसका पता लग जाता है। इसके बाद में आपको एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, बांसखेड़ा। बांसखेड़ा कामर अभिलेख ये था, पुलकेशिन का था, ये पुलकेशिन सेकंड का था। तो उस के ऊपर भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी अगली बात है, इनके दरबार में हवेनसांग नाम का एक व्यक्ति था। हवेनसांग, देखो हवेनसांग था, इसने किताब लिखी थी सीयू की, सीयू की। इस सीयू की पुस्तक में भी हर्ष का पूरा वर्णन है, वृत्तांत है उस समय की स्थिति का। तो ये इसके साथ साथ इसके समय में इनका दरबारी मयूर नाम का एक कवि था जिसने मयूर शतक लिखा था, मयूर शतक। तो इस मयूर शतक में भी उस समय के भारत की जानकारी है वो मिलती है। इसके साथ में एक दरबारी और था दंडी, दंडी ने लिखा था काव्यालंकार, काव्यालंकार, यानी ये अलंकार शास्त्र का था। और छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र जो है किताब, उसके बारे में संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था ये। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि जो हर्ष का टाइम था उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। हर्ष के समय की सामाजिक स्थिति, देखो सामाजिक स्थिति की बात करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था सामाजिकता का आधार था। तो पहली बात तो याद रखनी है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो उस समय क्या पंगा था? एक तो वर्ण व्यवस्था है वो सामाजिक संगठन का, कहने का मतलब जैसे मौर्य काल के अंदर जो 7 वर्गों में भारतीय समाज था, धीरे धीरे उसमें प्रगाढ़ता आ गई और जो समाज है वो वर्ग है वो जातियों के अंदर विभक्त हो गए। और यहाँ इस समय तो एकदम पूरा जातियों के अंदर विभाजित हो जाता है। दूसरी क्या है कि इस समय 4 वर्गों का उल्लेख है। 4 जो वर्ण हैं, 4 वर्ण ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्गों का है वो इस समय उल्लेख है। अब इस समय उन पुस्तकों से पता यह भी चलता है कि जो ये शूद्र हैं इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता था, शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, ठीक है। यह इसकी उस समय की सामाजिक व्यवस्था है। उसमें तीसरी बात, अच्छा इस समय जो अंतरजातीय विवाह थे उनको मान्यता थी। ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान में ही अंतरजातीय विवाह है, उनको है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह को मान्यता थी उस समय। इसका मतलब एक अपनी जाति से दूसरी जाति में भी आप शादी कर सकते थे। अच्छा
उस समय दो विवाह की पद्धतियां और है, वो भी प्रचलित थी। कौन कौन से? एक तो अनुलोम, अनुलोम विवाह भी प्रचलन में था और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलन में थे। अब आप सोचोगे ये पंगा क्या था, अनुलोम और प्रतिलोम। देखो अनु और प्रति, इसमें देखो ब्याह दोनों स्थितियों में लड़की करेगी है। तो यहां अनुलोम विवाह में क्या होता था कि लड़की है वो अपने से उच्च वर्ग के लड़के के साथ शादी कर लेती थी। जो अनुलोम है इसमें क्या होता है, लड़की है वो उच्च वर्ग के लड़के के साथ शादी कर लेती थी, ये तो क्या था अनुलोम। प्रतिलोम में क्या होता, ऊपर वाले का एकदम अपोजिट, यानी जो लड़की है वो अपने से निम्न वर्ग में शादी कर लेती थी। जैसे लड़की अगर जाटों की है और लड़का अगर ब्राह्मणों का है तो वह विवाह है अनुलोम। अगर लड़की ब्राह्मणों की है और लड़का अगर जाटों का है तो वह क्या हो गया, प्रतिलोम। ये दोनों है। अच्छा, एक चीज बड़ा विरोधाभास था कि जो पुरुष वर्ग थे उनकी मान लो किसी भी पत्नी मर गई, हरिओम, ठीक है, तो उनको पुरुषों को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। मतलब आदमी है ना, वो काम तो पुरुषों को तो पुनर्विवाह का अधिकार था, लेकिन मैं यहां पर बात करूं स्त्रियों की, तो स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। लुगाइयों का अगर आदमी मर जाता तो बेचारी ब्याह कौन कर सकती, आदमी की लुगाई मर जाती तो वे दूसरी लुगाई ले आता, ठीक है। बहु विवाह प्रचलित था, बहु विवाह इसका प्रचलन था। बहु विवाह का मतलब हो गया कि एक पुरुष थे, वो एक पुरुष था वो एक से अधिक शादी कर सकता था। बहु विवाह का प्रचलन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पुरुष था वो एक से अधिक शादियां कर सकता था, ठीक है। जो राज्यसभा थी उसमें विलासिता बहुत थी, राज्य में क्या था, विलासिता। विलासिता का मतलब है कि वो थोड़ी मस्ती ज्यादा ही लेते थे। नृत्यांगनाओं के नृत्य देखना, शराब आदि का सेवन करना, यह है विलासिता। उस समय के प्रमुख खेल, जब हर्ष के समय के प्रमुख खेल थे पाशा और शतरंज। शतरंज और पाशा नाम सुने क्या है? तो बिल्कुल मतलब ऐसे खेलते हैं, गोटियां वगैरह होती है। तो आज वाला जो ये लुड्डा लुड्डा चल रहा है ना आपका, तो कुछ इस प्रकार का ही होता होगा, ठीक है। ये इस समय की सामाजिक स्थिति ये थी है। हाँ, शतरंज जो वर्तमान में चेस होता है ना, इसको बोलते हैं। जो वर्तमान में चेस नहीं होता क्या, इसको ही बोलेंगे, ठीक है। ये तो इतनी बातें थी। अब तक अपने को क्या पढ़ी, सामाजिक स्थिति। अब उस समय के बारे में आर्थिक स्थिति और लेते हैं कि हर्ष के समय की आर्थिक स्थिति एकदम आसान सी है। हर्ष के समय की आर्थिक स्थिति, एक तो पहली बात तो यह है कि जब हर्ष का टाइम था यानी 647 का टाइम था, उस समय भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। यानी भारत क्या था, पूर्ण धनाढ्य हुआ करता था। तो कोई आदमी गरीब भी बहुत कम थी उस समय। एक बात तो उस समय जो व्यापार विनिमय था उसमें किसका प्रचलन हुआ करता था, तो उस समय व्यापार विनिमय में कोड़ियाँ काम में ली जाती थी। इस कोड़ियों के लिए आपने एक कहावत भी सुनी से, कोडी सट्टा हाथी जावे, ठीक है। कोडी सट्टा हाथी जावा आ कहावत है इसकी कोड़ियाँ के लिए। यानी आज आप रुपया देर छिणी सा लेवानी है नी, तो 20 हिसाब से पहले के कोडियाँ दे देर गाया भैंसे लिया करता। दूसरी बात, जो उस समय उद्योग और व्यापार था वो भी उन्नत था,
उद्योग एवं व्यापार। यह भी बहुत ही शानदार स्थिति थी उद्योग और व्यापार का। उस समय की एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी थी कपिसा। ये उस समय की अंतर्राष्ट्रीय मंडी हुआ करती थी। यानी ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार है वो भारत में रहा था और भारत सर्वगुण संपन्न होने के साथ में दूसरे देशों के साथ में भी ये आयात और निर्यात का काम यहाँ से भारत से मुख्यतः जो निर्यात होते थे ना, वो उस समय हो या पहले हो, ज़्यादा करे मसाले यह भारत हमेशा निर्यात करता रहा है। जड़ी बूटियाँ जानते हो, जड़ी बूटियाँ, ये जड़ी बूटियाँ अपने यहाँ पर बहुत होती है। जो मसाले तो विशेष तौर से किसको बोलते हैं? मसाले, हल्दी, धनिया है, मिर्च और काली मिर्च, इलायची है, तो ये तो है जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ किसको बोलेंगे? एक दो जड़ी बूटी का नाम ध्यान में है क्या? हाँ, अश्वगंधा, सफेद मूसली और भी इसबगोल है, ये जड़ी बूटियाँ हैं। तो इनका ऐसा नहीं है क्या, मतलब अभी ही हुआ। ये दो चीज़ों का भारत हमेशा ही संपन्न देश रहा है। और इसका नेक्स्ट बात करें धार्मिक स्थिति की। हर्ष के समय की धार्मिक स्थिति। धार्मिक का मतलब होता है धर्म। 3 धर्म प्रधान थे उस समय। देखिए 3 धर्म कौन है? नंबर 1 तो हो गया हिंदू, दूसरा हो गया जैन और तीसरा हो गया बौद्ध। तो ये 3 धर्म थे। वो उस समय भारत में 3 धर्मों के लोग थे, हो गए। चौथा जो इस्लाम धर्म है उसका आगमन नहीं हुआ था। इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो शैव धर्म का रहा है। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा शिवजी महाराज को मान्यता ज़्यादा थी। देखो शैव, विष्णु ये या शक्ति, तो कहने का मतलब इतना ही है, जब ज़्यादा शिवजी के मंदिर आदि बनते हैं, उनकी पूजा करते हैं लोग, तो वो शैव धर्म की प्रधानता हो जाती है। अगर विष्णु जी की पूजा, उनकी वंदना, उनके मंदिर ज़्यादा बन गए तो इसका मतलब वैष्णव धर्म का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति, ये 4 देवता थे उस समय के। कौन कौन से? शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति। ये हर्ष के समय भारत में ये ही 4 देवता थे, इनकी प्रधानता थी, इनकी लोग सेवा पूजा करते थे। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म है इस समय 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो इसका मतलब बौद्ध धर्म है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो ज़्यादा बन गए थे। अब कुल मिलाकर जो हर्ष का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहा है। इसके साथ साथ में अगर भारत के हर्ष के समय की जो साहित्यिक स्थिति देखें, ठीक है, साहित्यिक स्थिति में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि खुद जो हर्ष था इसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली 3 नाटक लिख दिए थे। दूसरा जो दंडी था इसने काव्यालंकार लिख दिया था। तीसरा बाण भट्ट था, तो बाण भट्ट ने ही पहले क्या लिख दिया था? कादंबरी और हर्षचरित्र लिख दिया था। लेकिन इनके समय में एक आदमी और आएगा जिसको आप कहेंगे भर्तृहरि। तो ये भर्तृहरि, देखो भर्तृहरि के क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक 3 पुस्तकें लिखेगा भर्तृहरि। वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। अक्सर एग्जाम में
यह पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है, पूछते ही रहते हैं। ठीक है, भर्तृहरि का संबंध देखो, भर्तृहरि था मूलतः मालवा का, भर्तृहरि कहाँ का था? मालवा का। अब इस मालवा के राजा ने बाद में राजा से राज्य त्याग या विमोह हो गया था और फिर इसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण करने के बाद में इसने नाथ पंथ ग्रहण किया था। नाथ पंथ, जोगी बन गया था, इसलिए इसको योगी कहा जाता है भर्तृहरि। मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ गया और राजस्थान में आकर 2 जगह, वैसे 3 जगह तपस्या करेगा, लेकिन एक तो ये करेगा पांडुपोल। देखो पांडुपोल पड़ेगा आपका अलवर में, पड़ गया अलवर में। अलवर के पास भर्तृहरि की गुफा है, भर्तृहरि की गुफा। एक तो यहां पर पांडुपोल के पास ही है भर्तृहरि की गुफा, एक तो यहां पर है। दूसरी डोडा रायसिंह तहसील है, डोडा रायसिंह, और यह तहसील है टोंक की। ठीक है, यहां भर्तृहरि की खास गुफा रही है, यानी भर्तृहरि टोंक के अंदर यहां पर आकर के इसने भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण किया था, या मतलब अपनी तपस्या आदि की थी। भर्तृहरि का मेला भी, जहां भर्तृहरि इस जगह लगता है भर्तृहरि का मेला, भर्तृहरि का मेला भी डोडा रायसिंह तहसील के अंदर लगेगा। और भर्तृहरि की जो सबसे बड़ी तपोस्थली रही है वो रही है कौन सी जगह? वो रही है उज्जैन। सीधा अगर सीधा पूछ लेना कि भर्तृहरि की तपोस्थली कौन सी जगह रही है, तो बिल्कुल आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? उज्जैन देना पड़ेगा, इस जगह। ठीक है, यह अब इसके साथ साथ हर्ष के समय की एक ही खास बात रहती है, वो कौन है? वो एक ह्वेनसांग नाम का व्यक्ति है। देखो उससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो नेक्स्ट आप लिखना ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग, देखो ह्वेनसांग है, इसका जन्म 600 में हुआ था। कब? 600 में। और 600 से 664 तक इनका टाइम है, यानी टोटल कितने साल जिंदा रहे? 64 साल। भारत में ये रहे थे 15 साल। भारत में कितने साल है? 15 साल रहे थे। कब? आप ऐसे समझ लेना इसको कि ये 629 में आए और 644 तक रहे थे। 629 में आए और 644 में। इसने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, CU की, लिख दी साहब, एक किताब लिख दी थी CU की। ठीक है, अब कई बार यह आता है कि ये आदमी क्यों आया था? तो था कहाँ का? चीन का। और चीन से आने वाला ये दूसरा यात्री है। चीन से भारत आने वाला दूसरा यात्री है, पहला यात्री फाहियान था। क्यों आया? तो ये बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने आया था। क्यों आया? बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने। याद रह रही है साहित्य बात? बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने के लिए आ गया। अब कई बार ऐसे भी आता है कि जब हर्षवर्धन के समय में आया, तो इसी हर्ष ने, सॉरी ह्वेनसांग ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया था कि हर्ष था वो राजपूत नहीं था, वैश्य जाति का था। यह बात हमें इसके ह्वेनसांग से जानकारी मिलती है। अब जो इसी के अकॉर्डिंग, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा, कादम्बरी, CU की आदि से ऐसा पता लगता है कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। तो हर्ष का साम्राज्य कितनी दूर है? 2-4 राज्य लिख दीजिए। उत्तर साइड में तो है पंजाब, कन्नौज, उज्जैन, बंगाल, बिहार।
ये जो वर्तमान में प्रांत आ रहे हैं, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, एक उड़ीसा और लिखना आप, ठीक है। इतने जगह तक हर्ष का साम्राज्य हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो हर्ष के समय की स्थिति थी ये, तो कुल मिलाकर शायद मैं समझ रहा हूँ कि हर्ष से संबंधित 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो शायद समझ में आकर आपको याद हो गए होंगे।